आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, जो पेपर का कोड है 346 JU में सभी प्रश्नों को हल करके आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 के पूरा प्रश्न नंबर 2 के सभी प्रश्न को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 3 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाया जाएगा और आप सभी लोग अपने कॉपी में चाहे से नोट भी करते चलिएगा। तो अगला जो प्रश्न है, उपयुक्त परिपथी आरेख खींचकर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम को लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है, आरेख को खींच करके जो है किरचॉफ का नियम को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है। किरचॉफ का नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो किरचॉफ का नियम क्या होगा याद हो जाएगा। वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ का नियम कहलाता है, यहाँ लिख लेंगे किरचॉफ का नियम कहलाता है। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम कहलाता है या नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। कितना आसान है, कैसे परिभाषा को बोलेंगे, किरचॉफ के नियम कैसे बताना है। वैद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो। अब यहाँ पर आरेख को समझेंगे। जैसे यहाँ पर मान लेते एक संधि है और संधि से आने वाली जो धारा होती हैं वह धनात्मक होती हैं। संधि से आने वाली धारा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। संधि की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है, संधि की ओर आ रहा है। तो ये संधि की जो ओर आता धारा है वह धारा क्या होती है, जो है धनात्मक होता है। और जो संधि से दूर जो धारा जाता है वह यहाँ से दूर जाएगा, तो यहाँ से जब दूर जाएगा तो वह धारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब यहाँ संधि की ओर नहीं, अब संधि से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। यहाँ पे जो धारा है, इस धारा का नाम क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर I1 नाम है, इसका नाम I2 है और इसका नाम क्या है, I3 है, इसका नाम I4 है, इसका नाम I5 है और यहाँ पर I6 है। 3 धारा को जो है आया है और 3 धारा जो है जा रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किसी भी बिंदु पर मिलाने वाली जो धारा है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात सिग्मा I बराबर क्या होगा, तो सिग्मा I बराबर 0। धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो, किरचॉफ का नियम कहलाता है। तो सिग्मा I बराबर 0 जो बना, यही जो है किसका सूत्र बन गया, किरचॉफ का सूत्र बन गया। अगर सिग्मा I को प्रसार कर दें तो क्या बनेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और ये संधि की ओर आने वाली धारा है, धनात्मक होता है और संधि की ओर धारा कौन जो है ऋणात्मक होगा, जो संधि से दूर जाएगा धारा ऋणात्मक होगा। तो I4 माइनस I5 और यहाँ जाएगा प्लस माइनस I6 जो बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा। जब सिग्मा को हटाएंगे तो धारा का ये जो बीजगणितीय योग था वह किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो जो संधि की ओर आती हैं धारा वह धनात्मक होती हैं और जो संधि से दूर जाती हैं धारा वह ऋणात्मक होती हैं। अब अगला लाइन जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ नोट हो जाएगा। अब प्लस माइनस मिलता है तो क्या बनेगा, माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 हो जाएगा बराबर 0। अब इसको प्रसार किया गया है, तो प्रसार करने के बाद से जो है धनात्मक था तो वह यह मान धनात्मक वाला मान पहले नोट कर लेंगे। और यह मान माइनस कैसे हो गया, क्योंकि प्लस माइनस मिलता है तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये तीनों धारा को पक्षांतर करेंगे, तो तीनों धारा अगर पक्षांतर करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6 हो जाएगा। ये तीनों मान धारा को क्या किए हैं, पक्षांतर कर दिया है। जब पक्षांतर कर दिया गया है तो यहाँ पर क्या अब आया, तो यह कहेंगे संधि से संधि की ओर आने वाली धारा का योग और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
तो यह किसका नियम आ गया, किरचॉफ का नियम आ गया। और किरचॉफ का जो है यहाँ पर आरेख खींचना था, संधि की ओर आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा का योगफल किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर होता है। इसने कहा गया धारा का बीजगणितीय योग क्या हो, शून्य हो, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। तो यह माइनस कहाँ से आया, जो दूर जाएगा धारा माइनस, और जो संधि की ओर जो धारा आएगा वह धनात्मक होता है। तो समझ में आ गया होगा किरचॉफ का नियम क्या है। इसे अपने कॉपी में नोट करके इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपका नियम क्या होगा याद हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण और ये विचलन कोण वक्र खींचिए तथा वक्र में न्यूनतम विचलन कोण को दर्शाइए। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण को कैसे दर्शाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 अक्ष को पहले खींचना पड़ेगा। यह हो गया y अक्ष हो जाएगा, और नीचे जो बनेगा यह बन जाएगा x अक्ष बन जाएगा। यह रेखा क्या नाम है, x अक्ष है, और इस रेखा का नाम क्या है, y अक्ष है। अब यहाँ पर जो है ऊपर से इधर का जो मान, नीचे जो मान रहेगा, इस मान को जो है आपतन कोण माना जाएगा, आई मान लेंगे, आपतन कोण हो जाएगा। और यह जो है विचलन कोण जो है दिखाई दे रहा है आपका, यहाँ पर कहेंगे डेल एम इसको बोला जाएगा, डेल बोला जाएगा इसको, विचलन कोण का है, ठीक ना। अब यहाँ से जो मान बढ़ेगा, यहाँ से धीरे धीरे मान को क्या करेगा, यहाँ से घटता जाएगा धीरे धीरे मान, इधर नीचे की तरफ जब आएगा तो मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ कैसे खींचेंगे, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो मान घटता जाएगा, और धीरे यहाँ पर आएगा तो और कम हो जाएगा, कम होने के बाद से ऐसे ऊपर की तरफ मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यह जो बन गया किसका ग्राफ हो गया, और यहाँ से बताया जाएगा कि यह मान जो निकला है, यहाँ से लेकर के यह मान जो निकला है, यह आपतन कोण के लिए नीचे का ग्राफ बना है, और यह ऊपर के लिए जो बना है, यह जो ऊपर के लिए बना है ऐसे जो बना है वह क्या हो जाएगा, विचलन कोण का ग्राफ हो जाएगा। तो आपतन कोण और विचलन कोण का जो मान जो है सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा, न्यूनतम विचलन कोण यहाँ कहा जाएगा सबसे कम। तो उम्मीद करते हैं ये ग्राफ आप लोग को समझ में आ गया होगा। x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। तो x अक्ष और y अक्ष का जो बना हुआ है, यह जो कोण बना है आपतन कोण के लिए है, और यह जो है विचलन कोण के लिए जो बना है, यह न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा, सबसे कम यहाँ होगा, सबसे ऊपर जाकर। तो ऐसे ऊपर की तरफ जितने ऊपर जाएगा उतना मान उसका क्या होगा, बढ़ेगा। तो यह जो है बना हुआ है x अक्ष, यहाँ x अक्ष है, और ये क्या है, y अक्ष है। तो यह ग्राफ केवल बनाना था, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब अगला जो प्रश्न है, नाभिकीय संलयन की व्याख्या कीजिए। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, अब इसकी जो है व्याख्या करना है। तो बहुत ही आसान परिभाषा है नाभिकीय संलयन। जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, भारिक नाभिक बनाते हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं। जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर क्या करते हैं, भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। कितना आसान है। नाभिकीय संलयन की परिभाषा, जब 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं, इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब यहाँ पर 2 हल्के नाभिक 1H2 ले लेंगे, और क्या बनेगा यहाँ पर 1H3 ले लेंगे, 1H3। अब इसको मिला करके जो है भारी नाभिक बनाएंगे, तो भारी नाभिक बनेगा तो 2He4 बनेगा। उसके साथ क्या प्राप्त होगा, न्यूट्रॉन प्राप्त होगा। उसके साथ क्या प्राप्त होगा, अपार ऊर्जा प्राप्त होगा। यह किसका परिभाषा बोले हैं, नाभिकीय संलयन का। कितना आसान है। जब 2 हल्के नाभिक
संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। यहाँ पे दो हल्के नाभिक को लिए हैं और ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं और लेकर के यहाँ पर भारी नाभिक बनाए हैं। इसी घटना को क्या कहा जाएगा? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो नाभिकीय संलयन की भी परिभाषा आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। तो अब अगला प्रश्न समझेंगे। अब जो अगला प्रश्न दिया गया है, चित्र में प्रदर्शी परिपथ में बैटरी में धारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर धारा ज्ञात करना है। पहला जो परिपथ दिया गया है इसमें 6 ओम है, 2 ओम है और यहाँ 3 ओम है और यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है। धारा की गणना करना है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो डायोड लगा है इसकी दिशा और इसकी दिशा और इसकी दिशा देखिए, तो इसकी दोनों की दिशा तो एक जैसा है, लेकिन ये दूसरे वाला जो देख रहे हैं इसका दिशा जो है उल्टा है। मतलब ये उल्टा होने की वजह से उसको कहा जाता है उत्क्रम अभिनत कहा जाता है। यहाँ पर ये उत्क्रम अभिनत है। तो अगर इसमें धारा हम I1 माने और इसमें धारा अगर I2 माने और इसमें धारा I3 माने तो यहाँ पर देखेंगे ये उल्टा है, उत्क्रम है। तो उत्क्रम होने के वजह से इसमें धारा क्या रहेगा? शून्य रहेगा। जब धारा शून्य रहेगा तो इसमें जब यहाँ पर देखेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा? यहाँ प्रतिरोध में जब धारा का गुणा होगा तो पूरा लाइन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्क्रम अभिनत है। जब उत्क्रम अभिनत हो जाता है तो इस परिपथ को छोड़ दिया जाता है। केवल 6 ओम और 3 ओम का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? I2 बराबर जो निकला है, I2 मतलब दूसरा जो धारा है 0 है। क्यों जीरो है? तो कहेंगे क्योंकि डायोड जो है, डायोड क्या है? डायोड जो है उत्क्रम अभिनत है, उत्क्रम अभिनति है। अब उत्क्रम अभिनति है तो मतलब ये धारा शून्य हो जाए, क्योंकि यह उल्टा है। इसका परिपथ में ध्यान देंगे 6 ओम और 3 ओम। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6 ओम। अब 6 ओम और 3 ओम का ही प्रयोग करेंगे। 6 ओम 3 ओम किस क्रम में है? तो कहेंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो कहेंगे समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है? तो 1/r बराबर होगा 1/r1 प्लस 1/r2। यह समांतर क्रम का सूत्र होता है। मान भरेंगे इसमें 1/r बराबर 1/r1। r1 कितना है? 6 है और 1/r2 क्या है? 3 है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है? तो 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा और यहाँ का हो जाएगा 1 प्लस 3 दूना 6, 2 हो जाएगा। अब 2 और 1 जोड़िए कितना हो जाएगा? 3। 1/r बराबर ऊपर हो जाएगा 3/6। अब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो r/1 बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 और 3 से 6 को काट देंगे तो r का मान जो है कितना आ गया? 2 ओम आ गया। अब यह 2 ओम परिपथ में जो है तुल्य प्रतिरोध आ गया। इस ओम का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं? मतलब ये दूसरा परिपथ का जो है ओम का प्रयोग क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि यह परिपथ यहाँ पर उल्टा देने की वजह से इसमें धारा क्या रहेगा? शून्य हो जाएगा। जब धारा शून्य हो जाएगा तो इस परिपथ को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। केवल 6 ओम और 3 ओम का प्रयोग किया है तो यहाँ पर आ गया है 2 ओम आ गया है। कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है? तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर 10 वोल्ट लगा है, 10 वोल्ट की बैटरी है और धारा पूछा जा रहा है। तो धारा का सूत्र क्या होता है ओम के नियम से? तो I बराबर सूत्र पढ़े होंगे, I बराबर होता है V/R होता है। तो I बराबर क्या बनेगा? तो V का मान क्या है? 10 है और R का मान क्या है? 2 है। यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी है और 2 ओम प्रतिरोध आया। 2 से 10 कट जाएगा तो I बराबर क्या जाएगा? यहाँ पर 5 एम्पियर। इसका आंसर क्या जाएगा? इस पूरे परिपथ में कितने एम्पियर आ गया? 5 एम्पियर जो है बैटरी में धारा पूछा गया है। तो बैटरी में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर आपको केवल समझना है कि I2 क्यों 0 हो गया है, क्योंकि डायोड जो है उत्क्रम अभिनत है, उल्टा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसका 2 परिपथ तो सीधा है लेकिन ये उल्टा है, तो इसलिए इस जो उत्क्रम अभिनत होने की वजह से ये 2 ओम को छोड़ दिया जाएगा।
6 ओम और 3 ओम का प्रयोग करके और समांतर क्रम का नियम लागू करेंगे तो यहाँ पर आर का मान निकल जाएगा 2 ओम आ जाएगा और 10 वोल्ट की बैटरी है और धारा का सूत्र होता है V/R ओम के नियम से 2 से 10 कट गया 5 एम्पियर। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, गाउस का नियम लिखिए, एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है, गाउस का नियम को आपको बताना है और एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का निगमन करना है। तो पहले गाउस के नियम को समझ लेते हैं कि गाउस का नियम किसे कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे गाउस का नियम है और गाउस का नियम बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो गाउस का नियम क्या होगा याद हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार। अब यहाँ पर जब परिभाषा जो लिखा जाएगा गाउस का नियम, इसी में परिभाषा छिपा हुआ है। आप कैसे परिभाषा बोलेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए ये कुल वैद्युत फ्लक्स हो गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना माने गुणा होता है, गाउस का नियम कहलाता है। कितना आसान नियम है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई का नाम क्या हो गया वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गाउस का नियम कहलाता है। अब यहाँ Q का गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, फाई E बराबर Q/ε0 हो जाएगा। ये किनका सूत्र हो गया, तो ये गाउस का नियम का क्या हो गया, फार्मूला बन गया और गाउस का यह नियम समाप्त हो गया। अब यहाँ पर एक डेरिवेशन दिया गया, अब इस डेरिवेशन को जो है सिद्ध करा के आपको बताया जाएगा, एक एक लाइन जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यहाँ सबसे पहले एक बेलन लेना है और यहाँ पर बेलन पर एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार को लेना है। आवेशित मतलब यह प्लस आवेशित है, धन आवेशित तार को लेना है। बेलनाकार जो हमारा जो लंबाई है, ऊंचाई है, तो यहाँ पर ऊंचाई को क्या माना है, यल माना गया है और यहाँ से इस तार से यहाँ तक के तार की दूरी क्या है, आर दूरी है और आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है और क्षेत्रफल क्या है, तो डीए है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस आकृति को आपको बनाना है कि एक बेलनाकार चादर रहेगा और इसके ऊपर जो है एक अनंत लंबाई के आवेशी जो तार रहेगा और इसी तार के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमको सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले चित्र को बना लीजिएगा और यहाँ पर माना क्या लिखेंगे, माना एक अनंत लंबाई, यहाँ पर एक अनंत लंबाई का जो तार दिख रहा है वही तार है। माना एक अनंत लंबाई की आवेशी तार की लंबाई क्या है, यल है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लेमडा है। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लेमडा है। तार से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर जो है बिंदु P है, आर दूरी पर यहाँ पर बिंदु मान लेंगे P है और P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है और क्षेत्रफल क्या है, DA है। तो यहाँ पर जो है माना पहले सबसे पहले लिखना पड़ेगा और माना लिखने के बाद से जो है वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लिखेंगे। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या है। लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स बराबर जो सूत्र बना है, वैद्युत फ्लक्स को फाई से ई से दिखाते हैं और फाई ई बराबर जो है वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र है, फाई ई बराबर समाकलन होता है ई और यहाँ पे क्या बनता है, डी होता है। यह सूत्र किनका है, तो यह वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र है। अब इसमें से ई को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे तो बचेगा फाई ई बराबर हो जाएगा, ई बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, समाकलन बचेगा डीए और डीए का समाकलन क्या होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर ई उतर जाएगा यहाँ पर और डीए का समाकलन ए होता है। डीए का समाकलन ए, याद रखिएगा डीए का समाकलन ए, डीएक्स का समाकलन एक्स, डी वाई का समाकलन वाई होता है। तो ये डीए का समाकलन जो हो गया यहाँ पर जो है ए हो गया। अब यहाँ पर जो मान निकला है, अब यहाँ फाई ई का जो है मान को बदलेंगे गाउस के नियम से। क्या होता है, अगर यहाँ सूत्र लिखना चाहें तो आप बॉक्स में सूत्र भी एक लिख लीजिएगा कि अगर समाकलन अगर एफ डी एक्स हो तो क्या सूत्र बनता है, तो एक्स बनता है। तो डीएक्स का समाकलन एक्स है, तो इसी प्रकार डीए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए यह बेलन है तो और बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का जो
क्षेत्रफल होता है या वक्रपृष्ठ इसको कहा जाए, बेलन का जो है क्षेत्रफल, और बेलन का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है, तो a बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ एच की मान जो है यल दिया है, ऊंचाई जो यहाँ देख रहे हैं ऊंचाई जो है यल के बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या सूत्र में थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या सूत्र होता है, 2 पाई आर एच होता है बेलन का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ ऊंचाई क्या है, ऊंचाई जो है यल दिया गया है, इसलिए क्या बन गया 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब यहाँ पर इस क्षेत्रफल को हटा देंगे तो यहाँ अगला लाइन क्या बनेगा, फाई ई हो जाएगा, बराबर हो गया, यहाँ ई उतर जाएगा और ए के जगह पर क्या लिखेंगे, तो ए के जगह पर 2 पाई आर यल हो गया। तो 2 पाई आर यल कहाँ से आ गया, तो यह बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है, और बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एच होता है, लेकिन एच के जगह पर यहाँ यल दिया है, इसलिए यल यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर गाउस का नियम पढ़े हैं, गाउस का क्या सूत्र पढ़े हैं, तो यहाँ लिख लेंगे गाउस का जो सूत्र होता है, गाउस का सूत्र, तो गाउस का सूत्र क्या पढ़े हैं, गाउस का सूत्र है, तो गाउस का सूत्र याद रखे रहेंगे, गाउस का सूत्र होता है फाई ई बराबर होता है, क्या सूत्र है, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये किनका सूत्र है, ये गाउस का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है फाई ई को हटा दीजिए और फाई ई के जगह पर गाउस वाला नियम लिख दीजिए, क्या बनेगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई गुणे, और यहाँ क्या बनेगा 2 पाई आर यल हो जाएगा, 2 पाई आर यल। ये किसका सूत्र लिखे हैं, तो यहाँ पर जो सूत्र लिखा गया है यह गाउस का सूत्र है। अब यहाँ पर जो है रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लिखेंगे, रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या है, लिखेंगे यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र याद रखेंगे। रेखीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दिखाते हैं, और लेमडा बराबर क्या सूत्र होता है, तो लेमडा का क्या सूत्र होता है, क्यू बटा यल होता है। एकांक लंबाई में प्रवाहित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। अगर लेमडा में यल का गुणा हो जाए तो क्यू बराबर क्या बन जाएगा, लेमडा यल बन जाएगा। अब यहाँ पर क्यू का मान निकाल लिया गया, लेमडा यल होना, यहाँ पर पक्षांतर करके गुणा किया गया है तो क्यू बराबर लेमडा यल बन गया। अब यहाँ पर क्यू को हटा दीजिए और क्यू के जगह पे मान को रख लेंगे तो क्या बनेगा, लेमडा यल बटा क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ किसका मान भरे हैं, क्यू का, बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ई गुणे, और क्या बनेगा 2 पाई आर यल हो जाएगा। अब इसमें कटेगा क्या, तो यहाँ से काट सकते हैं, क्या क्या कट सकता है, यल से यल कैंसिल हो गया, कट गया, क्या बचेगा अब यहाँ बचेगा ई गुणे 2 पाई आर, इसको आगे उतार लीजिए, यहाँ पर ई गुणे 2 पाई आर बराबर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, लेमडा बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब यहाँ पर ई को रोक लिया जाए, तो अगर ई रुक जाए तो क्या बनेगा, 2 पाई आर नीचे जाएगा, तो लेमडा बटा क्या बनेगा, 2 पाई आर, और यहाँ बनेगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्या बन गया, यही सूत्र जो आया, किसका सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। कहाँ के लिए आया है, तो गाउस का नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई का जो है सीधे तार में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का यह फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूला को आप चाहे तो एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन क्या आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गाउस के नियम से अगर देखा जाए और एक कूलाम के नियम से देखा जाए तो E बराबर होता है यहाँ पर 1/4 पाई, तो यहाँ लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, और यहाँ लेमडा है तो यहाँ 2 लेमडा लिख सकते हैं, और बटा में क्या है, R है। तो यहाँ पर जो सूत्र बना है, इस सूत्र को एक बार और समझेंगे कि यह मान और यह मान आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ देखिए 2 पाई था, अब इसको 4 पाई किए हैं, जब 4 पाई करेंगे तो ऊपर 2 आ गया, 2 से 4 कट जाए, 2 दूना 4, तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 2, अब पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखिए पाई एप्सिलॉन नॉट R है तो R भी है, लेमडा है तो लेमडा है, तो यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसको लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटा R। तो दोनों का मान को अगर तुलना करेंगे तो दोनों मान आपस में क्या हैं, बराबर है। बस यहाँ 2 से ऊपर नीचे अंश और हर में क्या हुआ है, गुणा करके यह सूत्र को बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह सूत्र आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न दिया गया है, दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम तथा 10 ओम के
प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराएं एवं संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। अब इसमें जो है दो प्रश्न दिया गया है, 2 ओम और 10 ओम, 2 ओम और ये 10 ओम में प्रतिरोधों में आपको धारा बताना है और संधारित्र में जो है या संधारित्र लगा हुआ है उसमें आवेश की गणना करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानकारी रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए संधारित्र लगा है और यहाँ पर जो है प्रतिरोध लगा है, 2 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है। अब जब ये संधारित्र लग जाता है और प्रतिरोध लग जाता है तो इसमें धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगा इस परिपथ में, क्योंकि यहाँ पर धारा यहाँ से आकर के यहीं तक आकर के और ये धारा इसमें 8 ओम में आ जाएगा। इस परिपथ में धारा नहीं प्रवाहित होगा। अब ये धारा इसमें क्यों नहीं प्रवाहित होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, संधारित्र लग गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र के आवेशित हो जाने के लिए 10 ओम में, संधारित्र के आवेशित हो गया है, आवेशित हो जाने के लिए कितना ओम, 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। मतलब इसमें धारा का मान क्या हो गया, तो इसमें धारा का मान शून्य हो जाएगा। अब ये बताइए यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है तो बैटरी ऊपर लगा है तो 2 ओम और 8 ओम। देखिए ध्यान से समझेंगे, इस तार को जब खींचा जाएगा ना तो श्रेणी क्रम बनेगा। किस क्रम बनेगा, ये 2 ओम आएगा और ये 8 ओम आएगा, ठीक ना। तो कहेंगे यहाँ पर 2 ओम तथा 8 ओम श्रेणी क्रम में है। अब कैसे श्रेणी क्रम, बैटरी यहाँ पे लगा होने की वजह से ये 2 ओम, अब ये 10 ओम से मतलब नहीं है क्योंकि 10 ओम में कोई काम नहीं अब होगा। अब 2 ओम और 8 ओम तो लिखेंगे 2 ओम तथा 8 ओम श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं R बराबर R1 प्लस R2 होता है। 2 प्लस 8 हो जाएगा और 8 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10। तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब इस परिपथ में 10 ओम हो गया। V बराबर क्या है, तो V बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2 वोल्ट है। V बराबर कितना है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो V बराबर 2 वोल्ट है और इसमें धारा पूछा जा रहा है तो I बराबर प्रश्नवाचक हो गया। और I का सूत्र क्या होता है, ओम के नियम से अगर देखा जाए तो I का सूत्र होता है V बटा R होता है। तो I बराबर V बटा R हो गया। I बराबर V का मान 2 है और R का मान 10 है। अब 10 में जो है 2 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.2, ध्यान देंगे यहाँ 0.2 एम्पियर होगा। क्या होगा, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ पर जो है जब 10 से भाग करेंगे 2 में तो 0.2 एम्पियर हो गया। अब ये बताइए इसमें 2 ओम में बताना था कि कितना धारा होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ओम प्रतिरोध में, 2 ओम प्रतिरोध में कितना धारा होगा। तो 2 ओम प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम है और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या बराबर, किसका मान बराबर होता है, धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे 2 ओम प्रतिरोध में अगर धारा की बात किया जाए तो धारा इसमें हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा 0.2 एम्पियर होगा। अब 0.2 एम्पियर क्यों होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। तो 0.2 एम्पियर हो गया धारा। और यहीं पर 10 ओम में पूछा जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे अब 10 ओम प्रतिरोध में, लिखेंगे अब 10 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 ओम प्रतिरोध में अगर धारा की बात करें तो यहाँ पर बताया गया था जब 10 ओम प्रतिरोध जो धारा लगा था तो उसके बगल में जो है, यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि 10 ओम प्रतिरोध में जो 10 ओम का प्रतिरोध है उसमें संधारित्र लगा है। और जब संधारित्र लगा है तो उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे धारा इसमें शून्य हो गया। अब संधारित्र में जो है आपको बताना है कि अब जो है आवेश की गणना करेंगे। तो क्वेश्चन में 2 ओम में प्रतिरोध में धारा और 10 ओम में जो है धारा पूछा गया था तो दोनों का धारा मान निकल गया। अब बच गया एक 8 ओम का प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर 8 ओम है तो यहाँ लिख लेंगे 8 ओम में विभवांतर क्या होगा। तो जब 8 ओम का अगर विभवांतर निकालते हैं तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे विभवांतर V बराबर होगा, V बराबर होता है I इंटू R होगा। तो V बराबर I का मान 0.2 था और R का मतलब 8 ओम, तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 1.6 वोल्ट हो जाएगा, 1.6 वोल्ट इसमें निकल जाएगा। अब यहाँ पर 1.6 जो वोल्ट निकल गया तो अब यहाँ पर जो है संधारित्र की धारिता में जो है आवेश की गणना करना है। तो Q बराबर क्या था, CV था और Q बराबर C का मान, अब C का मान देख सकते हैं 10 माइक्रोफैरेड है। माइक्रो को हटाना पड़ेगा, 10 के पावर माइनस, यहाँ लिखेंगे C का मान 10 गुणे 10 के पावर -6, ये हो जाएगा फैरेड में हो गया, ये माइक्रो हट गया। और V का मान 1.6, क्योंकि ये 8 ओम वाला विभवांतर इसमें प्रयोग करेंगे। 2 ओम में तो धारा निकल गया, 10 ओम में धारा निकल गया, बच्चा 8 ओम, 8 ओम का विभवांतर इसमें प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर Q बराबर गुणा हो जाएगा तो बनेगा 16 गुणे
10⁻⁻6 हो जाएगा। 16 मतलब 10 से दशमलव हट जाएगा, 16 गुणे 10⁻⁻6 तो Q बराबर यहाँ 16 उतर गया और 10⁻⁻6 हटेगा तो माइक्रो हो जाएगा और C का मतलब गुलाम हो गया। 16 माइक्रो गुलाम जो है इसके अंदर आवेश है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, एम्पियर नियम की सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है एम्पियर के नियम का सहायता का प्रयोग करना है और लंबी धारावाही परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र का जो है निगमन करना है। तो एक एक लाइन जो है आपको सूत्र का निगमन बताया जाएगा और आप सभी लोग अच्छे से ये नियम को समझिएगा। तो यहाँ पर एक लंबी परिनालिका है। अब परिनालिका किसे कहते हैं? तो यह जो बेलनाकार है वह कुचालक है और उसके ऊपर जो है सुचालक तार लपेट दिया जाता है और उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रकार जो बने उपकरण को क्या कहते हैं? धारावाही परिनालिका कहते हैं। तो यहाँ पे लंबी जो परिनालिका है इसके भीतर में जो है चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करना है कि इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पहले परिनालिका बना लीजिए और इसमें एक आयतकार जो है ABCD जो है वो आपका जो है आयतकार लूप बना लीजिए। अब बनाने के बाद से पहले यहाँ माना लिखेंगे। अब माना लिखने के बाद से एक एक सूत्र को हम एक एक लाइन को जो है सूत्र को बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इस सूत्र को अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो पहले चित्र को बना लीजिए, उसके बाद से यहाँ लिखेंगे माना। माना कि उस परिनालिका के भीतर एक आयताकार लूप है और उसका नाम क्या है? ABCD है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र B है। तो के नीचे क्या लिखेंगे? कामा देंगे। तो इतना जो है पहले माना में अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे यहाँ समाकलन लिखेंगे और यह जो आयतकार है इसका नाम क्या था? A B और क्या था? C और क्या था? D था और यहाँ लिखेंगे वेक्टर B DL। अब इसका मान निकालेंगे। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। जो यहाँ समाकलन जो किया जाएगा और ये किसका नियम है? तो एम्पियर का परिपथी नियम है। तो अब इसका प्रसार जब करेंगे तो प्रसार कैसे होगा? अब यहाँ समाकलन बना लेंगे और समाकलन बनाने के बाद से पहले पहले हम क्या चलेंगे? AB। तो AB चलेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। तो AB हो गया प्लस फिर समाकलन बनाएंगे। AB के बाद से क्या चलेंगे? BC। क्या लिखेंगे? BC और यहाँ लिखेंगे वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। BC हो गया प्लस करेंगे, समाकलन करेंगे और यहाँ से क्या था? पहले AB था, BC था, अब क्या हो जाएगा? C और क्या बनेगा? D और वेक्टर B और क्या बनेगा? DL प्लस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा ये प्रसार कैसे किया जा रहा है। पुनः जो है समाकलन लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या CD है तो अब क्या बनेगा? यहाँ पर D और यहाँ क्या बनेगा? A वेक्टर B और यहाँ लिखेंगे DL। तो यह जो है जो यहाँ आयतकार कुंडली बना था उसको हम लोग क्या किए हैं? सभी भुजाओं को क्या कर लिए? प्रसार कर लिए। पहले हमारा भुजा क्या है? AB, उसके बाद BC CD DA। तो यह जो है प्रसार करने के बाद से अब अगला लाइन क्या बनेगा? तो अगला लाइन जो बनेगा तो यहाँ लिखेंगे समाकलन
समाकलन क्या था, ए बी यहाँ पे था। तो वेक्टर बी इंटू डी ए मतलब सूत्र एक होता है, आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का सूत्र होता है ए बी कास थीटा होता है। तो इसको ए मान लें और इसको बी मान लें तो क्या बनेगा, बी डी एल कास क्या बनेगा, थीटा। तो अब यहाँ थीटा लिख लेंगे, प्लस ले हो जाएगा प्लस, फिर समाकलन लिखेंगे समाकलन, और यहाँ लिखेंगे बी सी, और ये भी सूत्र क्या बनेगा, बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। पुनः जो है यहाँ पे लिखेंगे समाकलन, और यहाँ क्या लिखेंगे सी डी, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। प्लस कर लेंगे समाकलन, अब यहाँ क्या लिखेंगे आपका डी और ए, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल कास थीटा हो जाएगा। तो यह प्रसार जो हुआ है समझ में आ गया होगा। और बी डी एल कास कैसे हुआ है, क्योंकि यहाँ सूत्र अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ सूत्र लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का सूत्र क्या होता है, तो यह सूत्र होता है ए बी कास थीटा होता है। इसी सूत्र से जो है यहाँ पर जो है नोट किया गया है बी डी एल कास थीटा। इसको अगर ए माने और इसको बी माने तो क्या बनेगा, ए बी कास थीटा हो जाएगा। तो यहाँ चारों का जो है सूत्र में मान रख लिए हैं। अब यहाँ पर सूत्र को ध्यान देंगे। अब यहाँ थीटा मतलब ए बी के बीच में कितने कोण बना है, बी सी के बीच में कोण क्या बना है, सी डी के बीच में कोण क्या बना है, और डी ए के बीच में कोण क्या बना है। अब यहाँ कोण का जो है मान को यहाँ पे रख लेंगे, तो यहाँ बराबर करेंगे। तो अब अगला लाइन जो बनेगा समाकलन ए बी बी डी एल कास। अब यहाँ पर ए बी के बीच में कितने अंश का कोण बना है, तो ए बी के बीच में जो है यहाँ पर 0 अंश का कोण बना है, प्लस हो जाएगा। और BC के बीच में क्या कोण बना है, तो BC के बीच में जो है 90 अंश का कोण बना है, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल क्या है, काश थीटा ही रहेगा, क्योंकि यह BC जो है यह बाहर है। तो बाहर है तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ चाहे तो B का मान 0 रख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे DA के बीच में कोण क्या बना है, तो 90 अंश का कोण बना है, क्योंकि DA देखेंगे न कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है। तो यहाँ थीटा बराबर 90 अंश रख लेंगे। अब यहाँ पे काश 0 अंश का मान क्या होता है, तो काश 0 का मान 1 होता है, काश 90 का मान 0 होता है, और यहाँ B का मान जो है 0 रखेंगे, क्योंकि BC जो है वो कहाँ है, तो धारावाही प्रणालिका के क्या है, बाहर है। तो यहाँ B का मान जो है 0 होगा, और काश 90 अंश का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ नीचे लाइन नोट कर लेंगे, नीचे क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन, और ए बी बी डी एल हो जाएगा, और काश 0 अंश का मान क्या हो गया, 1 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे समाकलन करेंगे, और यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पे जो लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे बी, और यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे बी डी एल काश 90 अंश का मान 0 होता है, प्लस हो गया, समाकलन कर लेंगे, और यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ लिखेंगे डी, और यहाँ बी डी एल जो था, तो बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान यहाँ 0 हो जाएगा गुणे, और यहाँ लिखेंगे डी एल, तो 0 गुणे डी एल। 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो सी डी है, मतलब सी डी जो कहाँ पे है, तो धारावाही प्रणालिका के बाहर है, इसलिए जो है बी का मान 0 गुणे क्या हो जाएगा, डी एल प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे क्या, डी, और यहाँ क्या लिखेंगे ए, और यहाँ बी डी एल काश 90 अंश का मान क्या है, 0 हो जाएगा। तो यहाँ मान रखने के बाद क्या बनेगा, तो बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद से समाकलन क्या लिखेंगे, ए बी मतलब ए बी के बीच में क्या बनेगा, बी डी एल हो जाएगा, क्योंकि एक में गुणा करेंगे। अब प्लस ये क्या बनेगा, 0 होगा, प्लस ए भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, और प्लस ए भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे 0, और ये भी जो है 0 है, क्योंकि बी का मान 0 है, ये भी 0 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 0। तो यह 0 को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से जो है अब यह बी को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, और समाकलन क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए बी, और ए बी के बाद से लिखेंगे डी एल। तो अब चित्र में ध्यान देंगे, ए बी का मान इसमें क्या माना जाए, तो यहाँ पर ए बी का मान जो है आप लोग मान लीजिएगा, यहाँ से लेकर के इसकी लंबाई जो है यहाँ कैपिटल यल मान लीजिएगा, इसकी लंबाई क्या माने हैं, यल। तो यहाँ से जो ए बी के बीच की जो लंबाई है वह कितने के बराबर है, तो यहाँ पे इसकी लंबाई जो है यल के बराबर है। तो क्या बन गया, बी
यल हो जाएगा। तो बी यल कैसे आया, क्योंकि डी यल मतलब लंबाई, किसके लंबाई, ए और बी के बीच की लंबाई क्या है, तो यल है। और ये कितने के बराबर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे समाकलन क्या है, समाकलन क्या था, ए था, बी था, सी था और डी था, और यहाँ वेक्टर बी और यहाँ डी एल, और डी एल होने के बाद से इसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। मतलब इसका जो मान निकला है वह कितना निकला है, बी एल के बराबर निकला है। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर एक। तो समीकरण एक कैसे बना है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, संपूर्ण परिपथ में जब चलेंगे, संपूर्ण परिपथ में क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में, समीकरण एक बनने के बाद से लिखेंगे संपूर्ण परिपथ में। तो संपूर्ण परिपथ में एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, तो यहाँ संपूर्ण परिपथ लिखने के बाद से लिखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। तो यहाँ लिख लेंगे एम्पियर का परिपथी नियम, परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या बनेगा, तो संपूर्ण परिपथ में जो एम्पियर का परिपथी नियम बनेगा, यहाँ ए है, बी है, सी है और डी है। तो क्या बनेगा, वेक्टर बी और डी एल बराबर क्या सूत्र होता है, म्यू जीरो गुणे धारा होता है। तो ये धारा किसका होगा, मतलब यहाँ पर आई होता है, एम्पियर का परिपथी नियम क्या पढ़े हैं, म्यू जीरो गुणे आई होता है। तो यहाँ किसका धारा होगा, तो लिखेंगे आयत, आयत क्या है, ए बी सी डी में क्या, प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा किस में धारा है, तो ए बी सी डी में जो है प्रवाहित क्या है, धारा है। तो अब अगला लाइन जो बनेगा क्या बनेगा, म्यू जीरो हो जाएगा गुणे, तो धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, आई है। तो उसमें फेरों की इसकी लंबाई क्या थी, तो उस आयतकार की लंबाई क्या थी, यल थी, और यहाँ पर फेरों की संख्या क्या है, एन है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, म्यू जीरो नोट करने के बाद से आयताकार जो ABCD में प्रवाहित धारा क्या है, तो धारा क्या है, आई है, और उसकी लंबाई क्या थी, यल थी, और फेरों की संख्या क्या थी, एन थी। तो इसमें पूरा का मान जो है लिखना पड़ेगा, क्योंकि आयतकार जो आयत ABCD के अंदर जो है प्रवाहित धारा में इसमें लंबाई यल है और उसमें फेरों की संख्या एन है, और ये म्यू जीरो को यहाँ पे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और यहाँ पे क्या है, ABCD, और यहाँ पे जो है CD होने के बाद से लिखेंगे वेक्टर BDL है, और यह बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 बना है और समीकरण 2 भी बन गया। तो समीकरण 1 में किसका मान निकला था, तो यहाँ पे जो है इसका जो मान निकला है BL निकला था, क्या निकला था, BL। एक बार इसको देखना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका मान कितना निकला है। तो इसका मान जो है देख लीजिए, इसका मान जो है क्या है, BL है। समीकरण 1 में इसके स्थान पे जो है क्या लिख सकते हैं, BL लिख सकते हैं। समीकरण 1 का मान जो है किस में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे कि समीकरण 1 का जो मान निकला है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जो है रख लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो देख लीजिए, और समीकरण 1 क्या है। तो इसके स्थान पे अब क्या लिखेंगे, तो इसके स्थान पे लिखेंगे BL। BL बराबर क्या होगा, म्यू जीरो एन यल आई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे किसको काट देंगे, यल से यल को क्या करेंगे, काट देंगे। अब यल यल जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, B बराबर बचेगा, म्यू जीरो बचेगा, एन बचेगा, आई बचेगा। तो यह जो सूत्र आ गया किसका सूत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र आ गया। तो किस प्रणालिका में है, तो लंबी प्रणालिका के जो भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, यह व्यंजक है। तो नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह जो सूत्र आया है यह सूत्र किसका है, तो लंबी प्रणालिका के भीतर, यहाँ लिख लेंगे लंबी प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न
चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है। उत्पन्न क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है कि क्षेत्र का व्यंजक लिख सकते हैं, व्यंजक है। तो यहाँ नीचे एक लाइन भी लिख लीजिएगा, यही लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या है? व्यंजक है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो सूत्र का जो निगमन किया गया है। तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, 1 मीटर लंबी धातु के छड़ उसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के परितः 400 रेडियन प्रति सेकंड को कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है। छड़ का दूसरा सिरा एक धातु के वलय से संपर्कित है। अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र 0.5 टेस्ला का है। वलय तथा अक्ष के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने पे यह पता चला इसमें कितने मान दिया गया है। इसमें मान को पहले नोट करेंगे कि लंबाई कितना मीटर है, तो लिखेंगे यहाँ पर लंबाई यल, और यल बराबर प्रश्न में कितना दिया गया है, तो लिखेंगे यल बराबर, लिखेंगे यहाँ पर यल बराबर 1 मीटर है। लंबाई कितना है, तो कहेंगे 1 मीटर लंबाई दिया गया है। और कोणीय वेग जो है कितना दिया गया है, तो ओमेगा बराबर जो है कोणीय जो है यहाँ पर आवृत्ति है, और कितना दिया गया यहाँ पर 400 मात्रा क्या है, रेडियन प्रति क्या है, सेकंड है। 400 रेडियन प्रति सेकंड जो है कोणीय आवृत्ति का मान दिया गया है। कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। 2 मान खत्म हो गया। और यह चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है, तो B बराबर दिया गया है 0.5 टेस्ला दिया गया है। कितना मान हो गया यहाँ पर खत्म, 3 मान जो है खत्म हो गया। लंबाई, कोणीय वेग और B का मान मतलब चुंबकीय क्षेत्र। और किसका मान पूछा जा रहा है, यहाँ पर E का मान पूछा जा रहा है। E बराबर प्रश्नवाचक है। अब यहाँ E का सूत्र पता लगाएंगे कि E का सूत्र क्या होता है। तो E का जो है प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र होता है। E बराबर सूत्र को लिखेंगे, E बराबर हो जाएगा 1/2। क्या सूत्र होता है, 1/2, और यहाँ जाएगा B ओमेगा यल का स्क्वायर। ये फार्मूला है, किसका सूत्र है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल का सूत्र है। इसी में मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 उतर गया। B का मान क्या है, तो B का मान 0.5 है। ओमेगा का मान कितना है, तो 400 है। और लंबाई का मान क्या है, यल का मान क्या है, 1 है। और यहाँ 1 का वर्ग हो जाएगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा, E बराबर हो जाएगा। और E बराबर जब होगा तो यहाँ का लिखेंगे, यहाँ पर 2 से जो है 2 से 400 को काट दीजिए, तो 400 कट जाएगा, 200 बार में जाएगा। और यहाँ 200 बार जब जाएगा तो 0.5 गुणे 200 गुणे और 1 का वर्ग 1। अब इसमें गुणा कर लेंगे तो E बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, मतलब पूरा जो है गुणा करने पर 100 वोल्ट होगा। प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत ही आसान दिया गया था, बस आपको समझना है कि किसका मान दिया गया है और इसका क्या फार्मूला होता है। फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। अब अगला प्रश्न के बारे में समझेंगे। अब अगला जो प्रश्न है, पतले लेंसों के लिए लेंस मेकर सूत्र प्राप्त कीजिए। यहाँ पर जो पतले लेंस है उनके लिए जो है लेंस मेकर का जो सूत्र है उसका निगमन करना है। सूत्र को निगमन करके आपको बताया जाएगा। तो एक एक लाइन जो है निगमन आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है एक उत्तल लेंस लगा हुआ है, और उत्तल लेंस का यह जो है प्रकाश की केंद्र है, और यहाँ पर वस्तु को रखा गया है। जब वस्तु को O पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I डैश पर बनता है। याद रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, O पे रखेंगे तो प्रतिबिंब I डैश पे बनेगा। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, I डैश पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I पे बनेगा। यह 2 बातों को आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना लेंस से वस्तु O से दूरी U। देखिए वस्तु की दूरी क्या है, U। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा तब I डैश, और I डैश से वस्तु की दूरी क्या है, V डैश। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा, V है। तो इस बात को पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर वस्तु O पे रखा गया है तो प्रतिबिंब I डैश पे बनेगा। अगर वस्तु I डैश पे रखा गया है तो प्रतिबिंब I पर बनेगा। ये बात को बताया गया है। अब
अब इस अगर यहाँ देखेंगे बीचों बीच का केंद्र है तो इधर वाला को त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या को R1 कहते हैं और इधर वाले को वक्रता त्रिज्या को R2 कहते हैं। तो पहले एक बार AB पृष्ठ का हल करेंगे, एक बार CD पृष्ठ का हल करेंगे। दो पृष्ठ इसमें दिया गया है तो AB पृष्ठ के लिए पहले हल कर लिया जाएगा, उसके बाद से CD पृष्ठ के लिए हल किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले AB पृष्ठ के लिए, किस बात की पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, AB पृष्ठ कहेंगे। AB पृष्ठ पहले पृष्ठ जो है, पहले पृष्ठ जो है AB है, पहले पृष्ठ AB द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है I डैश पे बनेगा, प्रतिबिंब I डैश पर बनता है, I डैश पर बनता है। पहला जो पृष्ठ है AB और AB द्वारा बात कर रहे हैं, AB द्वारा अगर वस्तु O पे रखा गया है, वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, I डैश पे बनेगा। तो अपवर्तनांक का यहाँ सूत्र लिखेंगे। अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है। लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक का सूत्र, और अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है पहले यहाँ सूत्र नोट कर लेंगे, उसके बाद से निगमन करेंगे। तो यहाँ अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा, सूत्र क्या पढ़े हैं अपवर्तनांक का, n बटा भी माइनस 1/u बराबर होता है n-1 बटा r होता है। ये क्या है, तो यह जो बना है यह अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। किसका सूत्र है, अपवर्तनांक का सूत्र हो गया। अब इस अपवर्तनांक के सूत्र के सहायता से अब यहाँ पर जो है AB पृष्ठ के लिए जो है सूत्र बनाया जाएगा। तो AB पृष्ठ के लिए अगर सूत्र बनाते हैं तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यह n है तो n यहाँ पे उतर जाएगा, n उतर जाएगा। और ये प्रतिबिंब की दूरी भी है, तो यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, जब वस्तु O पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, I डैश पे बनेगा, और I डैश के बीच की दूरी यहाँ से देखेंगे इस लेंस से यहाँ तक की दूरी क्या है, V डैश है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, V डैश हो जाएगा माइनस 1/u, वस्तु की दूरी u है तो u ही रहेगा, u हो जाएगा बराबर हो गया n-1 हो जाएगा बटा, ये अब यह r है तो अब r नहीं रहेगा, क्योंकि AB पृष्ठ जब लिया जाएगा तो वक्रता त्रिज्या R1 लेंगे और CD पृष्ठ जब लिया जाएगा तो वक्रता त्रिज्या R2 लेंगे। तो यह हो जाएगा R1 हो गया और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र में इस मान को भरा गया है, n अपवर्तनांक n हो गया, ये v का नाम क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो जब वस्तु O पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा और प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगा, v डैश बन जाएगा। तो v डैश हो गया माइनस u हो जाएगा, वस्तु की दूरी n-1 बटा R1 हो जाएगा। यह बन गया समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। पहले पृष्ठ जो है समाप्त हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे पृष्ठ। अब दूसरे पृष्ठ क्या है, तो दूसरे पृष्ठ CD है, तो लिखेंगे यहाँ पर दूसरे पृष्ठ जो है उसका नाम क्या है, तो कहेंगे दूसरे पृष्ठ CD द्वारा, क्या लिखेंगे, दूसरे पृष्ठ CD द्वारा। अब CD द्वारा अब वस्तु कहाँ पे रखा गया है, तो लिखेंगे यहाँ पर वस्तु जो रखा गया है अब I डैश पे रखा गया, पहले कहाँ पे रखा गया था, O पे रखा गया था, तो अब वस्तु I डैश पे यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो है प्रतिबिंब I पे बनेगा। तो दूसरे पे CD द्वारा वस्तु I डैश का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो I डैश का जो प्रतिबिंब होगा वह I पर बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब I पर बनता है। तो जब I पर बनता है तो अब यहाँ पर जो है अपवर्तनांक का पुनः सूत्र लिखेंगे, और अपवर्तनांक का क्या सूत्र होता है, तो अपवर्तनांक का सूत्र जो है आप लोगों को याद ही भी हो गया होगा कि अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, क्या सूत्र पढ़े हैं, ऊपर लिखा गया है कि अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है n बटा क्या हो जाएगा, n बटा भी माइनस 1/u बराबर n-1 बटा r। ये तो फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला से अब CD के लिए मान भरेंगे, पहले AB के लिए भरे थे, अब किसके लिए भरेंगे, CD के लिए भरेंगे। ये तो सूत्र हो गया। और जब सूत्र हो गया तो यहाँ जब मान भरेंगे, अब दूसरा पृष्ठ हो गया, CD का मतलब हो गया
अब जो है लेंस के जो है, अब आप लेंस के पहले इधर थे, अब लेंस के पीछे हो गए। जब लेंस के पीछे हो जाएंगे, लेंस के पीछे CD है, तो जो अपवर्तनांक जो होता है वह व्युत्क्रम हो जाता है। और ये देखिए वस्तु की दूरी क्या बनेगा, अब ये I डैश पे वस्तु रखा गया है तो यह वस्तु की दूरी हो जाएगा और यह प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पे रखा गया, I डैश पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक n है, अब n अपवर्तनांक नहीं लिया जाएगा, अब अपवर्तनांक बदल गया और n के जगह पर अपवर्तनांक 1/n हो जाएगा। क्या बनेगा, 1/n बटा भी का मतलब प्रतिबिंब की दूरी भी ही था, माइनस 1/u। u के जगह पर क्या था, u के जगह पर एक बार और देख लेते हैं। u मतलब अब यह वस्तु की दूरी हो गया, पहले प्रतिबिंब की दूरी था लेकिन जब वस्तु I डैश पे रखा गया है तो यह वस्तु की दूरी हो जाएगा। तो जो u का मान है अभी वह बन जाएगा v डैश हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और n के जगह पर 1/n हो जाएगा, -1 और ये जो r है वो r2 हो जाएगा। एक CD के लिए वो करता त्रिज्या R2 और AB के लिए वह करता त्रिज्या R1 था। तो यह जो मान निकला हुआ है समझ में आ गया, वह 1 अपवर्तनांक कहीं व्युत्क्रम हो गया। व्युत्क्रम कैसे हुआ है, क्योंकि वह लेंस के जब पीछे अब हो गया ना, तो लेंस के जब पीछे होगा तो अपवर्तनांक के व्युत्क्रम हो जाता है, 1/n बटा भी माइनस 1 ये u के जगह पर v डैश होगा बराबर 1/n-1/r2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर n का मान अगर बट्टा में दिखाई दे रहा है तो इसको लिख दें, यहाँ पर दोनों पक्षों में n से गुणा कर लिया जाए। दोनों पक्षों में कितना से, n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, अब यहाँ दोनों पक्षों में n से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब n से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो n से गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद n से इसमें गुणा होगा, n से इसमें गुणा होगा, n से इसमें गुणा होगा, n से इसमें गुणा होगा। तो यह जो है चारों पदों में ऊपर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जो है सब में जो है n से गुणा करने चल रहे हैं। और गुणा करने के बाद से समीकरण जो एक बना है उस समीकरण को, जो गुणा करने के बाद जो समीकरण बनेगा उस समीकरण को, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो लेंस मेकर का सूत्र तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले काम करेंगे, गुणा कर लें पहले। तो अब यहाँ पे गुणा करेंगे, n/n हो जाएगा बटा भी माइनस n बटा भी डैश हो जाएगा बराबर, अब यहाँ पे क्या था 1/n था तो n/n हो जाएगा, माइनस n जो है बटा क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। दोनों पक्षों में किससे गुणा कर लिए, n से गुणा कर लिए। जब n से गुणा करेंगे n से n कट जाएगा, क्या बचेगा 1/भी माइनस n बटा भी का डैश बराबर, और यहाँ n से n कट जाएगा तो 1 माइनस n बटा यह हो जाएगा r2 और बन जाएगा समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण दोनों को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, अब दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाएगा तो जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 में अपने कॉपी में अगर नोट किए होंगे तो देख लीजिएगा। समीकरण 1 क्या था, n/भी डैश था और क्या था -1/u, यह समीकरण नंबर 1 है। और ये समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर 1/भी माइनस n/भी डैश हो जाएगा। यहाँ से लेकर समीकरण 1 बन गया, यह समीकरण 2 बन गया। और समीकरण 1 में क्या था, बराबर के उधर क्या था, n-1/r1 था और समीकरण 2 में क्या है, 1 माइनस n बटा क्या है, r2 है। अब यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब दोनों का यहाँ पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जो कटने वाला जो रहेगा काट देंगे, यह दोनों सेम में कट जाएगा, प्लस माइनस है कट गया। कटने के बाद बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा 1/भी माइनस 1/u बराबर, अब इसमें से कॉमन तो ले सकते हैं n-1, लेकिन यहाँ n-1 नहीं है, मतलब इसको सीधा करेंगे तो सीधा कैसे होगा, n-1 बटा क्या बनेगा, यह r1 माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या बनेगा, n-1 बटा क्या बन जाएगा, यह r2 हो जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन कर लिया गया है तो n-1। अब दोनों में से n-1 को कॉमन कर लीजिए, 1/भी माइनस 1/u बराबर, इसमें से n-1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1
R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सूत्र है, ये लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र आप लोग पढ़े हैं 1/f बराबर क्या होता है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये पूरा सूत्र किसका है, तो कहेंगे यह सूत्र लेंस का सूत्र हो गया और यह सूत्र किसका बनेगा 1/f का। 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है और n-1 हो जाएगा कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा और यही क्या बन जाएगा लेंस मेकर का ये जो है सूत्र बन गया। 1/f कहाँ से आ गया, क्योंकि 1/v माइनस 1/u किसका सूत्र है, लेंस का सूत्र होता है और लेंस का सूत्र में क्या होता है 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/R1 माइनस 1/R2। यही लेंस मेकर का क्या बनेगा फार्मूला बन गया। तो उम्मीद करते हैं ये सूत्र का निगमन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।